नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा 16 साल का भाई मेरे कमरे में सोने लगा था। जब से वह मेरे कमरे में सोने लगा था तब से मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। अचानक मेरी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मेरे भाई ने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया। एक रात मैं सोने की नाटक कर रही थी, तभी आधी रात को मुझे अपने शरीर पर एक भार महसूस हुआ। मैंने नाइट लैंप जलाकर देखी तो वहाँ मेरा 16 साल का भाई था। वह मुझे मेरी शादी से पहले ही एक पति का अनुभव दे रहा था। उस रात उसने मेरी आंखों में देखा। और हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। 21 साल की हूँ। मेरी माँ नहीं है। जब मैं 16 साल की थी तो मेरी माँ चली बसी। तब से आज तक मेरे पिता ने ही मेरी देखभाल करी और परवरिश की। पिछले 7 दिनों से पिताजी अपने ऑफिस की काम के कारण शहर से बाहर गए थे। आज पिताजी 7 दिन के बाद घर लौटे। पिताजी अकेले घर नहीं आए थे, एक औरत भी उनके साथ ही। उस औरत से शादी करके ही पिताजी उसके साथ घर आए थे। लेकिन आज उस औरत और पिताजी का अवतार कुछ अलग ही था। दोनों के गले में नेकलेस था। पिताजी ने घर की नौकरानी मामली को दरवाजे से ही आवाज़ दिया। उसे सीमा की थाली देकर, पूजा की थाली देकर दरवाजे पर बुलाया। दीपक ने माताजी और उस औरत की आरती उतारी। जब वह दोनों घर आए तो पिताजी ने कहा, यह तुम्हारी नहीं माँ है, हम दोनों अब शादीशुदा हैं। पिताजी की शादी हो गई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज तक पिताजी ने कभी अपने बारे में सोचा नहीं था। वह अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुए थे, अभी वह 40 साल के थे। मैं भी कब से उनको फोर्स कर रही थी कि पापा आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी को वह औरत बहुत ही प्रिय लग रही थी। बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। हालांकि पिताजी की उस औरत से शादी हो जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पिताजी की खुशी में मेरी खुशी थी। पिताजी की दूसरी बीवी अब मेरी माँ बन गई थी। पिताजी और मेरी नई माँ को घर आने के 10 मिनट के बाद एक लड़का हाथ में 2 बैग लेकर आया। मैं इससे पहले उस लड़के को कभी नहीं देखी थी। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है। लड़के की जगह पिताजी ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई है और इसका नाम है। यह सविता की पहली शादी हो बुट्टा है। यानी अब मेरी नई माँ के साथ साथ अब मेरे भाई भी मेरे को मिल गया था। तो मैं पिताजी से बोली, पिताजी यह मेरा छोटा भाई है या बड़ा, क्योंकि इसने देखने में मुझे छोटा नहीं लगता। पिताजी ने कहा कि ये अभी 16 साल का है और तुम अभी 21 साल की हो। तुम्हारा छोटा भाई ही हुआ ना। मैंने भी उसे अपना छोटा भाई दिया और मान लिया। उसके चेहरे पर उसी से वह मुझे छोटा नहीं दिखा, बहुत शांत दिख रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। मैंने सोचा कि वह 16 साल का लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना फास्ट होगा। तब मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी, पिताजी ने ही उससे मेरा परिचय करवाया था। तब वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया। हमारे घर में 2 कमरे थे और एक किचन में एक कमरा मेरा था और एक पिताजी का था। अब मेरी नई माँ पिताजी के साथ उनके ही कमरे में रहती। पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं अपने कमरे में ही रख लेना। मुझे अपने छोटे भाई के कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह मुझे शर्मिंदा कर रहा था, इसलिए वह अपने माँ के कमरे में रहता था। एक दिन रात को खाना खाने के बाद पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम अपने छोटे भाई को अपने पास रखा करो। अब तुम्हें ही उससे बात करनी होगी। अब से तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। रोज़ अपनी माँ के पास ही सोता था, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तुम समझो कि मेरा आशय क्या है। तुम अपने भाई के साथ दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे अपने कमरे में सोने के लिए मनाओ। मैं समझ गई कि पिताजी का मतलब क्या है। मैंने पिताजी के सामने हाँ में अपना सर हिलाया। पहले ही दिन मेरे भाई से दोस्ती बढ़ने लगी। सुबह के जब मेरे पिताजी मेरी नई माँ के साथ ऑफिस चले गए तो मैं भी हमेशा की तरह अपने कॉलेज चली गई। और कॉलेज जाते समय मेरे भाई ने उसके लिए नए छोड़ दी। गर्मी का मौसम था, इसलिए जल्द ही मेरे भाई की गर्मी छुट्टी होने वाली थी। मेरे भाई दोस्ती करने का यह मौका अच्छा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं भी उससे बातें करने लगी, घर पर ही रही। उस दिन माँ और पापा सुबह अपने समय पर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद मेरे भाई ने सोचा होगा कि मैं भी कॉलेज जाऊंगी, लेकिन उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, बल्कि घर पर ही रुक गई। सुबह 10 बजे तक मैं घर का सारा काम कर ली थी। मेरे भाई पिताजी के कमरे में बैठकर वही किताब पढ़ रहा था। मैं उससे बातचीत करने के लिए अपने माता पिता के कमरे में गई। मुझे देखकर मेरे भाई ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दिया और फिर से अपनी गर्दन नीचे करके किताब पढ़ने लगा। मुझे वह बहुत ही शर्मीला लड़का लग रहा था। मैं उसके पास गई और उसके हाथ से किताब ले ली। फिर भी मेरे भाई कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे कहा, भाई
जब से मैं इस कमरे में आया हूँ, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी छेड़ दूँ तो तुम मुझसे बातें करने को तैयार नहीं हो। मुझे लगता है तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानते हो। मेरे कहने के बाद मेरे भाई ने सिर्फ सिर हिलाया। मैं उससे फिर से बात करना शुरू कर दी। मैं उससे बोली, भाई गर्मी की छुट्टियां पढ़ाई के लिए नहीं हैं बल्कि उछल कूद करने के लिए भी हैं, और तुम हो कि छुट्टियों में भी पढ़ रहे हो। चलो हाल में बैठो और कोई मूवी देखो। उस वक्त मेरे भाई ने मुझसे कहा, मैं अभी मूवी देखने के लिए जवान नहीं हुआ हूँ। मेरे भाई की बात सुनकर मैंने उससे कहा, अरे वाह छोटू, आप बोल भी सकते हो। मेरा इतना कहते ही मेरे भाई ने मेरी बात पर हंसने लगा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर हॉल में ले आई। फिर टीवी चालू की और कार्टून देखने लगे। मैं उससे छोटी बातें करती थी, वह मेरी बातों का जवाब देने लगा था। अब धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल रहा था। अब दिन में जब भी मेरे माता पिता घर पर नहीं होते थे तो मैं उसके साथ रहती। वह बाहर लड़कों के साथ बैठ बॉल खेलता था और कभी कभी मैं उसे कैरम बोर्ड भी खिलाती थी। जल्दी हम दोनों दोस्त बन गए। उस दिन मैं मेरे भाई से बोली कि अब हम दोस्त बन गए हैं, आज से तुम अपने माता पिता के कमरे में मत सोने जाना। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने माँ के साथ ही सोऊंगा। मैं चाहती थी कि छोटू माँ पिताजी के कमरे से बाहर चला आए क्योंकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए। फिर मैंने छोटू से कहा कि तुम अपने माता पिता की चिंता मत करो, मुझे भी अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता है। अब यदि तुम एक दोस्त के रूम में मेरे कमरे में आते ही हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा साझा करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें माँ पिताजी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिताजी भी चाहते हैं कि तुम मेरे कमरे में सो। अगले दिन रात को खाना खाने के बाद मेरे भाई मेरे कमरे में आया। जब मैं अपने कमरे में बिस्तर लगा रही थी तभी माँ भी मेरे कमरे में आ गई। माँ ने छोटू से कहा, सोने का समय हो गया है, वैसे भी तुम अभी अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहे हो। माँ की बात सुनते ही छोटू डरने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह उनसे इतना डरता क्यों है। उस वक्त मैंने माँ से कहा कि माँ, आज से छोटू मेरे ही कमरे में सोया करेगा। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, यह तुम्हें परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। फिर मैं माँ के करीब जाकर उनके कानों में कही कि माँ, जब से आपकी और पिताजी की शादी हुई है तब से आप अपने पति को ठीक से समय नहीं दे पा रही होंगी, लेकिन अब से आप चिंता मत करना, छोटू मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा। वह मुझ पर उसे अपने साथ कमरे में ले जाने के लिए दबाव बना रही थी। माँ को पिताजी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह छोटू को अपने कमरे में ले जाने के लिए, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। जब हम बात कर रहे थे तभी पिताजी वहाँ आए। पिताजी ने भी छू को मेरे कमरे में सोने के लिए कहा। तभी माँ ने पापा की बात सुनी। बात खत्म करते ही पिताजी चले गए, लेकिन माँ जाते मेरे कान में फुसफुस आ गई। वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, यदि तुम छोटू को अपने कमरे में रखने के लिए इतनी जिद करती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सावधान, वह भी अब बड़ा हो रहा है। मैंने अपनी माँ की बातों को दिल पर नहीं लिया। मैंने सोचा कि उसने किसी सामान्य बात के लिए ऐसा कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इसका ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि छोटू मुझे मेरी शादी से पहले ही मुझे पति जैसा अनुभव देने वाला है। उस रात छोटू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रहा था। सो जाने के कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं तब गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हो रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और तभी छोटू अपना छोटा सा हाथ मेरे शरीर से दूर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने फिर मुझ पर हाथ रख दिया था। मुझे लगा कि उसने अपनी माँ के शरीर पर हाथ रखकर सोने की आदत होगी। फिर वही मेरे सामने मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई होने के नाते मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और मैंने उसके बाद उसका हाथ अपने शरीर से नहीं हटाया। फिर अगले दिन रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली तो मैं अपने अगल बगल में छोटू को देखी तो नज़र नहीं आया। फिर मैंने किचन और बाथरूम में देखी, वहाँ भी नज़र नहीं आया। फिर मैं माँ और पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मैंने छोटू को अपने माता पिता के कमरे में झांकते हुए पाया। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को वह अपने माता पिता के कमरे में क्या देख रहा है। मैं जब कमरे के करीब पहुंची तो देखकर चौंक गई, क्योंकि उस समय माँ और पिताजी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था और छोटू माँ और पिताजी की निजी चीज़ों को देख रहा था। फिर मैंने उसका हाथ खींचा और उसे कमरे से दूर धकेल दिया। मैंने उसे कहा, क्या तुम पागल हो छोटू, वे आपके माता पिता हैं और इस समय आपको अपने माता पिता के कमरे में ताक झाँक करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनकर छोटू सिर झुकाकर मेरे कमरे में चला गया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि छोटू बिस्तर के किनारे बैठा हुआ, इसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, तभी मेरे हाथों पर आंसू गिर पड़े। फिर मैंने छोटू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रोने लगे। इस पर उसने कहा, बहन, मुझे माँ की बहुत याद आती है, मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती। थोड़ा रोने के बाद मैं छोटू को गले लगाई और मैंने उसे एक माँ की तरह अपने पास रखा। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी, लेकिन माता पिता को भी एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी था। बार बार छोटू अगर उनके बीच में जाएगा तो वह एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। मैं घर भर में बहुत समझदार थी,
छोटू तो और भी छोटू था, लेकिन अब उस सारी स्थिति का ध्यान रखा करती थी। मैं छोटू को माँ के कमरे में नहीं जाने दे सकती थी और उसका रोना भी मुझसे देखा नहीं जा सकता था। अब मैं छोटू को एक माँ की तरह समझना चाहती थी, इसलिए उसे मैंने एक माँ की तरह गले लगाया। लेकिन धीरे धीरे छोटू का पैर फिसलने लगा। मैं अपने छोटे भाई के रूम में करीब आ रही थी, परंतु मैं उसका स्पर्श के माध्यम से उसकी भावनाओं को अलग अलग से महसूस कर सकती थी। तभी छोटू ने अचानक अपना हाथ मेरी पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। फिर मैंने तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उसे सोने को कहा। कुछ देर बिस्तर पर सोने के बाद छोटू फिर से मेरे पास आया और मेरे शरीर पर अपना हाथ रख दिया। इस वक्त वह नींद में था। वह नींद में बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था, माँ मुझे देर मत करो। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, तो आज भी मैंने उसका हाथ अपने बदन से नहीं हटाया और सो गई। इसलिए अगली सुबह मैं थोड़ी देर उठी। मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। छोटू नाश्ता करके वह हमेशा की तरह हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं उठी और अपने कमरे में सीधा बाथरूम में चली गई। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई तब मैं बहुत छोटे कपड़ों में थी। अभी मैं कमरे में कौन आएगा और क्यों आएगा, यह सोचकर मैं बिना ऐसे ही अपने कमरे में चली गई। मैं अलमारी में अपने कपड़े ढूंढने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने छोटू खड़ा था। फिर वह मेरी ओर देखा। मैं उसकी आंखों में देख न सकी। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर उसने एक बार नीचे भी देखा और देखता रहा। मैं पीछे की तरफ घूम गई और छोटू को कमरे से बाहर जाने को कहा, मगर छोटू कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैंने गुस्से में दोबारा छोटू को कमरे से बाहर जाने को बोली। फिर छोटू बाहर गया। बाहर से निकलते ही जो ड्रेस मेरे हाथ में आई मैंने उसे पहन लिया। फिर मैं बाहर आई और मैंने छोटू से कहा, तुम अचानक कमरे में क्यों आ गए? उसने कहा, मैं यह देखने आया था कि आप जाग गई हैं या नहीं, क्योंकि मैं सुबह से वही टीवी देखकर बहुत बोर हो रहा था। अब छोटू को नाराज कराने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, तो मैंने आगे कुछ न कहते हुए उसे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। आज मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जा रही हूँ। उसका भाई भी तुम्हारे ही उम्र का है। तुम्हें एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। तुम्हें वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए घर से छोटू के साथ निकली। छोटू और मैं अपनी स्कूटी से उसके घर जा रहे थे। स्कूटी से गुजरते वक्त छोटू ने मुझे इधर उधर नज़रें घुमाते हुए देख लिया। उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन माता पिता हमें कहीं भी नहीं जाने को तैयार। मैं छोटू को समझते हुए बोली, आपके माता पिता दोनों कामकाजी हैं। वे दोनों अपने काम में व्यस्त हैं रहते हैं ना, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता कि आपको कहीं बाहर घुमाएं। लेकिन चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि आपको बाहर घूमना यात्रा करना पसंद है। कभी कभार मैं तुम्हें बाहर घुमाने जाया करूँगी, ठीक है ना? मैंने छोटू को ठीक से समझाया। जल्द हम मेरे दोस्त के घर पहुँच गए। मेरे दोस्त का भाई छोटा था, लेकिन वह वास्तव में मेरे छोटू से थोड़ा छोटा लग रहा था। छोटू बच्चे की युवावस्था तक पहुंचने से पहले ही दोनों में दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो गई थी। मेरी दोस्त स्वर्णा ने छोटू को मेरे साथ देखा और मुझसे बोली, तुमने मुझे अपने नए रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम अपने सीधे मेरे घर आ गई। जब यह कह रही थी तो मैंने छोटू की तरफ देखा। वह ऐसा शर्मा रहा था जैसे मैं सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने अपनी दोस्त को कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, यह तो मेरा छोटा भाई है, और तुम्हारा भी। मैंने अपने पापा की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वह बोली, अरे अच्छा, यह तेरा भाई है, क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि घर में मैंने उससे खूब बातें करी। मेरी दोस्त ने भाई के साथ खेलते हुए छोटू एक मासूम लड़के की तरह लग रहा था। वह दोनों उनकी अपने के उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी जवान नहीं लग रहे थे। शायद उनकी माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। मुझे उसमें बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं दिखी। उस रात खाना खाते समय मेरी मेज के नीचे से बार बार किसी का पैर मुझे छू रहा था। फिर मैंने नीचे देखा तो यह मेरे बगल में बैठे छोटे का पैर था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे जानबूझकर लात मार रहा था या अनजाने से ही। मैंने अपने माता पिता के सामने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया। उस रात जब मैं किचन में साफ करके अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने देखा कि माँ हॉल में छोटू से बात कर रही है। मुझे लगा कि वह गुस्से से दिला रही है। जब मैं वहाँ गई तो माँ मुझे देखकर हंसने लगी। मैं माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। छोटू भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद माँ 2 गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आई। उसने कहा, एक गिलास मेरे हाथ में दिया और दूसरा छोटू को। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब से घर आई हूँ मैंने तुम्हें ज़्यादा करीब नहीं रखा है। इसके बजाय तुम मेरी जगह एक माँ की तरह छोटे बच्चे की देखभाल कर रही हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी बुद्धिमान बेटी मिली है। मेरी माँ मेरी बहुत ही सराहना करती थी। मैंने बड़े प्रेम से उनका दिया हुआ दूध पिया। उस समय मैंने अपनी असली माँ को दूसरी माँ के रूम में देखा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अपने बिस्तर से बहुत परेशानी होती है। इतनी टेढ़ी नींद भी नहीं आई कि बिस्तर से मेरे बगल की चादर इतनी हो जाए।
मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों से अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता को इस बारे में कैसे बताऊं। उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे पेट के हाथ रखकर बिस्तर पर बैठी रही। जब मैं उठी तो छोटू जाग चुका था। वह मुझे अलग तरह से देख रहा था। उठते ही उसने अपना हाथ मेरी बाह पर रख दिया। फिर उसने कहा, तुम ठीक हो? मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा मैंने अभी तक छोटे को अपने मुंह से नहीं बताई थी। कौन जानता है कि कैसा लगेगा। यह सब फिर से मैं बिस्तर से उठ गई और उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। फिर मैं अपनी माँ से जब बोलना शुरू की तो मुझे अपनी माँ का चेहरा गंभीर दिखाई दिया, इसलिए मैं अपनी बात बदल दी। आज मैं पिताजी के साथ ऑफिस न जाकर रिक्शे से अपने ऑफिस चली गई। मैं पिताजी से बात करती तो मुझे उनका भी चेहरा बहुत गंभीर नजर आया। क्या माता पिता के बीच कोई विवाद था या फिर कुछ और? मुझे उनके विवाद के बारे में कुछ पता नहीं चला था। उस वक्त मैंने ऑफिस जाने के पहले पिताजी को रोका। मैंने उनसे कहा, पिताजी क्या आपके और माँ के बीच कोई बहस हुई है? पिताजी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और अपने ऑफिस की ओर जाने लगे। अगले 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं पिछले 3 घंटों से दर्द से परेशान थी। आखिरकार 3 दिन बाद मैंने अपनी माँ को अपने पेट के दर्द के बारे में बताया। फिर माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ मेरा चेकअप हुआ। मेरी रिपोर्ट देखकर माँ ने अपना सिर झुका लिया। माँ ने मुझसे कहा, बेटा अब मेरे मन में एक सवाल है, इसका जवाब मुझे सच्चाई से देना। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? माँ से बोली, ना। माँ, यह कैसा सवाल है? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रही हैं? तभी माँ ने कहा, क्योंकि मुझे अब यह सवाल पूछने की ज़रूरत है, महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में यह लिखा है कि तुम गर्भवती हो। माँ की बात सुनकर पल भर में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या आपने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा है? मैं और गर्भवती यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कोई भी नहीं है। उस वक्त मैं और माँ एक बार फिर एक दूसरे को देखा। अब मेरा पूरा संदेह दूर हो गया था, क्योंकि वह 16 साल का था, लेकिन दिखने में वह बड़ा लग रहा था। अब वह मेरे बहुत करीब था। मैंने माँ से कहा, माँ, यह सब छोटू का किया धरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने कमरे की चादर भी फटी हुई देखी है। मैं छोटू को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैंने यह कहा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा शांत हो जाओ, छोटू गलत होगा, लेकिन यह सब बातें अपने पापा के सामने मत करना। आपको पता ही होगा कि वे हार्ट पेशेंट है, अगर वे बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर माँ ने कहा, मैं छोटू को जल्दी हमारे घर से ले जाऊंगी। तुम्हें यह सारी बातें अपने पापा को नहीं बतानी चाहिए। मैं तुम्हें इस गर्भवती स्त्री से भी छुटकारा दिलाकर माँ मुझे बहुत अच्छे से समझाई। फिर मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ ने मेरे आंसू पहुँचे और हम घर जाने लगे। उस रात हर दिन की तरह अपने छोटू के कमरे में सोने दी। मुझे जल्दी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमर पर किसी का हाथ है। फिर मैं आंख खोले देखी तो छोटू पकड़ा हुआ था। फिर मैं उस पर चिल्लाई और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी आवाज़ से पिताजी जाग गए और मेरे कमरे में आए। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ बोलती, माँ ने हर चीज़ का ख्याल रखा। माँ ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं छोटू अपनी बहन के ही कमरे में सो रहा था। अब हो सकता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ सोना चाहता हो। फिर माँ को बोली, नहीं, छोटू कुछ दिनों तक अब मेरे कमरे में ही सोएगा। माँ छोटू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उस रात मैं सो नहीं पाई, लेकिन कुछ देर के लिए अचानक मेरी आंख लग गई। जैसे ही मैं नींद में करवट बदली तो मेरा हाथ भी दूसरी तरफ किसी के पैर पर पड़ गया। तभी मेरी नींद अचानक से खुल गई। उठते ही मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। मेरे बगल में एक छोटा सा लड़का था। कब से वह मेरे सिर पर अपना हाथ फिरा रहा था। इससे मैं बहुत डर गई, इसलिए मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। पिताजी मेरी आवाज़ सुनकर मेरे कमरे में आए। मैं अपने कमरे में छोटे बच्चे को देख रही थी। मेरी माँ भी सदमे में थी। पिताजी ने मुझे रोते हुए देखा तो पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ? भाप भ्योर क्यों हो गए? मैंने पिताजी को अपने साथ हुए घटना के बारे में सब कुछ बताया। उस वक्त पिताजी छोटू के कान के नीचे एक झापड़ मार। तभी छोटू बोला, तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं किया। तुमसे किसने कहा तुम गर्भवती हो? उस समय माँ बोली, माँ अपने मेरी रिपोर्ट अपने आप रखी है, लाना जरा। तभी माँ ने कहा, कैसी रिपोर्ट? माँ ने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला? फिर माँ ने पापा से कहा, अब आपकी बेटी मेरे 16 साल के बेटे पर बिना मतलब के आरोप लगा रही है। अब तो हद हो गई। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे गुजरा बसरा करने के साथ साथ मेरे बेटे का नुकसान भी चुकाना होगा। माँ पापा से ऐसी भाषा में बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तो मैं सोचने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, साथ ही मम्मी पापा की यह बातचीत देखकर मैं और भी डिप्रेशन में जा रही थी। तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गई। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी। तभी छोटू दौड़कर मेरे लिए पानी लेकर आया।
उसने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपने हाथ में मुझे पानी पिलाया। तब माँ मुझसे और पापा से दूर मुँह करके खड़ी थी। फिर छोटू ने बात शुरू करी। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे माफ़ कर दो मैडम, लेकिन अब से मैं तुम्हारे खेल तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आज तुमने एक लड़की के सामने मेरा चरित्र खराब कर दिया है। उसने आगे कहा, प्रिया प्लीज़ मुझे भरोसा करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और तुम गर्भवती नहीं हो। यह सारा खेल इस मैडम का है। अब मैं उसकी सारी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। फिर छोटू ने बात शुरू की। उन्होंने कहा, मैं 16 साल का नहीं हूँ,